मैंने हेडिंग डाल रखी है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट, DEGE, है ना, जनरेट ऑर्बिटल। ये क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। डीजनरेट समझा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है डीजनरेट ऑर्बिटल का। क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, डीजनरेट का मतलब ये होता है कि एक ही लेवल पर हो, ठीक है ना, क्या हो, एक ही लेवल पर हो। सपोज किसी क्लास में 5 ऐसे बच्चे थे जिनके फाइनल एग्जाम में मार्क्स इक्वल आए, तो मैं उनको डीजनरेट बोल सकता हूं, ठीक है। हमारे घर के मान लीजिए 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है बच्चों। तो ग्राउंड फ्लोर पे मान लीजिए 4 रूम है, तो चारों रूम एक ही लेवल पर है, तो उनको क्या बोल सकते हैं, डीजनरेट बोल सकते हैं। समझ में आ गया। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, सिमिलर, सब कुछ एक जैसा। समझ में आ रही है बात। डीजनरेट का मीनिंग समझ में आया। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं में 3 मार्कर है, ठीक है, मार्कर एक ही लेवल पर है, मेरी हथेली को टच कर रहे, ये डीजनरेट है। लेकिन अब देखो, क्या ये डीजनरेट है, अब डीजनरेट है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इनका लेवल चेंज हो गया। तो डीजनरेट का मीनिंग समझ में आया। डीजनरेट का मीनिंग समझ में आया, बोलो। डीजनरेट का मीनिंग समझ में आया, पक्का। अब देखो बच्चों सुनो, तो डीजनरेट में क्या लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर सबसेल हैव सेम एनर्जी। एक पर्टिकुलर सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, उनकी सिमिलर, है ना। इन सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को ही डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बच्चों बताओ, पी ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने होते हैं, 3। की एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इन सिमिलर एनर्जी वालों को अपन अपन क्या बोलेंगे, 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया मामला, बोलो, ठीक है। डी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, 5। तो ये देखो क्या हो गया, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एफ में कितने होते हैं, 7। समझ में आ गया। तो इन पांचों की एनर्जी एक ही होगी, इन 3 की एनर्जी एक ही होगी, इन 7 की एनर्जी एक ही होगी। समझ में आ गया, बोलो। डीजनरेट का मतलब एनर्जी बराबर हो। समझ में आया। एक बात बताओ, क्या एस ऑर्बिट में ये फंडा लगेगा क्या, एस सब ऑर्बिट में लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, एक ही तो ऑर्बिटल है, कंपेयर किससे करें। समझ में आएगा, एक ही ऑर्बिटल है इसलिए कंपेयर नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों। वही बात होगी ना कि कंपटीशन में एक ही बंदा पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वही टॉप करना है। समझ में आ गया, बोलो। तो ये फटाफट नोट करो बच्चों। फटाफट नोट कीजिए।
सबने नोट किया? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे चले। हेडिंग डालिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, तो अब देखो ये स्टेटमेंट पहले मैं लिखता फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इन degenerate orbitals of a subcell, pairing of electrons will not start till all orbitals of that suborbit are not occupied by single electron with similar spin। ठीक है, एक बार बच्चों इसको नोट कर लो फिर मैं आपको करता हूं ढंग से। नोट कर लिया? अब बच्चों देखो समझते हैं, ध्यान से ना सुनो। देखो जैसे ये p सब ऑर्बिट है बच्चों, ये p1 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैंने लिया p2। अब समझे आप इनसे, इसमें क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। एक तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, या ये कंडीशन पॉसिबल है, या ये कंडीशन पॉसिबल है, या ये कंडीशन पॉसिबल है। ऐसा कर सकते हैं, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, है ना, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग ऑर्बिटल में और एक ऑर्बिटल में। अब देखिए कौन सी पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, वो डिस्कस करते हैं। मैं तो एक बात बताऊं आपको, मैंने एक बताया था स्पिन क्वांटम नंबर, याद है क्या?
स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा है तो स्पिन क्वांटम नंबर में एस की वैल्यू क्या बोली थी, हाफ बोली थी। जब डायरेक्शन सेम हो तो सेम वैल्यू लेंगे। देखो दोनों अपवर्ड है, हाफ हाफ लू, बोलो दोनों के हाफ हाफ लें तो टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। इसका भी आप क्या कर सकते हो, हाफ हाफ ले सकते हो, माइनस आप लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। बोलो फिर देखिए इसमें क्या होगा, बताओ। इसमें एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा अब माइनस हाफ लेना पड़ेगा ना। तो नेट कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो बोलो समझ में आया। इसमें देखो जब मैंने दोनों को एक में ले लिया तो देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, नेट कितना आ गया, ये भी 0 आ गया क्या, बोलो। अब बताओ मैक्सिमम एस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 0 0। कौन सी कंडीशन में आ रही है, कौन सी कंडीशन में आ रही है, इन दो कंडीशन में आ रही है। बेटा प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है, उसकी टेंशन ना लें, है ना। दोनों एक ही बात है, दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड। तो देखो क्या कहता है, इंडिजनेट ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन will not start till all orbitals of that suborbit are not occupied by single electron। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं P3 लूं तो P3 में देखो मैंने एक कंडीशन ये लिखी, ठीक है, एक कंडीशन मैंने ये लिखी, एक कंडीशन मैंने ये लिखी। बताओ इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हम एक्सेप्ट करेंगे, बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, बोलो। देखो अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, समझ में आ गया। तो यहां जो नेट स्पिन आएगा वो हाफ आएगा ना। बोलो इनका टोटल स्पिन क्या आएगा, जोड़ो, हाफ हाफ हाफ, 3/2 बोलो आएगा क्या, 3/2 आ रहा है, दोनों का आ रहा है, सबको क्लियर। देखो इसका आ रहा है 3/2, इसका भी आ रहा है 3/2, इसका क्या आ रहा है, इसका सिर्फ हाफ आ रहा है। तो बताओ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहां हुई, फर्स्ट एंड सेकंड में हुई। तो बच्चों देखो ये वाला सही है और ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। समझ में आ गया क्या, समझ में आया, बोलो। अब देखो सुनो, इसको थोड़ा और देखते हैं। देखिए अब बताइए, मैं अगर ऐसा लिखता हूं डी, बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन एक्सेप्टेबल है, बताओ। फर्स्ट वाली ना, बोलो ये वाली कंडीशन एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है और ये भी नहीं है ना, समझ में आया। अब देखो अगर मैं कहता हूं P4, देखो पहले तीनों इलेक्ट्रॉन
ऐसे भरेंगे अपन। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा, करेगा, बोलो। ये याद हमने कल सीखा था, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले रह सकते हैं। कौन सा रूल था, बोलो, कौन सा रूल था? कल पढ़ाया था बच्चों, पाउली एक्सक्लूजन लो, याद आ गया? बोलो बच्चों, पाउली एक्सक्लूजन लो आ गया समझ में? अब बताओ, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल सब ऑर्बिट में नहीं लगेगा। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल किस सब ऑर्बिट में नहीं लगेगा? ऐसे सब ऑर्बिट में नहीं लगेगा ना? क्यों बच्चों, बोलो क्यों? इस पे क्यों नहीं? वेरी गुड, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पहले ये नोट करो, फिर अपन लिखते हैं आगे। तो फटाफट नोट करो। इस संडे पेपर होगा बच्चों, क्या ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पेपर होगा आपका। और जो बच्चा एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे वो जरूर करे बच्चों, है ना। अगर आप हैंडल कर सकते हो तो एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। गौरव शर्मा, बेटा ये अपन क्लास के बाद डिस्कस करता है ना, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं अपन, या पापा से पूछ लेना, पापा बता देंगे आपको। चल ठीक है, मैं क्लास के बाद बताता हूँ बेटा, बोलो, ठीक है। हो गया बच्चों? नेहल यादव, ये गलत इसलिए है, ये ऑर्बिटल अभी खाली पड़े हैं, देखो। जब तक सारे ऑर्बिटल एक जैसे नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। नेहल यादव, समझ आई बात? देखो ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं और आप उससे पहले पेयरिंग करवाने लग गए, तो मतलब नहीं है ना। इसकी निकालो आप, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और ये कितनी आ रही है? सिर्फ हाफ आ रही है ना। नेहल यादव, समझ में आया? देखो इसकी तो कितनी आएगी, हाफ 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 हाफ, है ना। ये 5 है तो 2.5 आई, लेकिन इसकी सिर्फ 0.5 आ रही है, तो कौन सा सही है? नेहल क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो देखो बच्चों, देखिए, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल on S suborbit. This rule is not applicable on S suborbit. Okay, समझ में आया? इस पे इसलिए नहीं लग रहा बच्चों, एक ही ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये रूल पीरियोडिक टेबल में
कहां से लगना शुरू हो जाएगा, कहां से स्टार्ट हो जाएगा बताओ? पीरियोडिक टेबल में ये रूल कहां से एप्लीकेबल होगा बताओ बच्चों? हीलियम से कैसे होगा बताओ? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2। अब देखो, यहां तक तो कोई सीन ही नहीं है, इनमें लगने से तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं लगने, नहीं लगेगा ना, क्योंकि सब में सिर्फ एस ऑर्बिटल है, चेक करो, है ना, सिर्फ एस ऑर्बिटल है। अब बच्चे को लगता है कि बोरोन में लग जाएगा, बोरोन में भी नहीं लगा, क्योंकि बोरोन में अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं रखो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप ऐसे रखो, आप ऐसे रखो, है ना, एक पे रूल नहीं लगेगा, रूल किस पे लगेंगे? जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम शुरू है, P2 है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए, यही पेयरिंग हो या आगे जाए? तो बताओ रूल किस पे लगा? अरे रूल किस पे लगा, बोरॉन पे या कार्बन पे? बोरॉन पे नहीं लगा ना। एक बात बताओ, कंपटीशन देने वाला एक ही बंदा है, आप कितने रूल बढ़ा लो, जीतना उसी को ही है, तो रूल लगे ही नहीं ना। अरे रूल नहीं लगे ना बच्चों, समझ में आया? देखो यहां तक क्यों नहीं लगे, क्योंकि ऐसे, सिर्फ ऐसे देखो, बेरिलियम तक, बोरोन में पी आ तो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, तो लगाओ कहां से? नहीं लगा सकता ना, तो कहां से लगेगा बोलो? कार्बन से, ठीक है। तो लिखो बच्चों, लिखो, दिस रूल इज एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल फ्रॉम कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल फ्रॉम कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? चलिए अब बात को आगे ले चलते हैं। अब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। देखिए, हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स। चलिए, ये क्या बता रहा है, चलो बात करते हैं। देखो बच्चों, बताओ डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 आते हैं, तो D10 और D5 ये तो हो गए फुलफिल, और ये हो गया हाफ फिल, ठीक है ना बच्चों? अब एक बात समझना, देखो D10 D9 से स्टेबल है, D5 D4 से ज्यादा स्टेबल है। अब क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना बच्चों, बहुत काम आएगा आपके लिए। सुनो देखिए, सबसे पहले अपन D5 और D4 को
समझते हैं। आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, D4 होगा या D5 होगा? D5 होगा। क्यों होगा बताओ? D5 ही क्यों? D5 ही क्यों? देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए बच्चों, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल समझते हैं? सिमेट्रिकल सिस्टम हमेशा स्टेबल होता है। कैसा सिस्टम? देखो ये सिस्टम जो है सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है? सिमेट्रिकल सिस्टम स्टेबल होता है कैसे? देखो समझाता हूं आपको। एक बात बताओ, आपके सामने दो बच्चे खड़े हैं और आपके पास दो टॉफी है, क्या करना है बताओ? दोनों को एक एक टॉफी दे दो, सही है? ये सिस्टम सही है क्या? बोलो दोनों बच्चे खुश। और अगर आपने दोनों टॉफी एक ही बच्चे को दे दी तो दूसरा बच्चा आपसे नाराज हो जाएगा ना? नाराज हो जाएगा ना? बोलो, है ना? ऐसा घर में भी होता है ना? क्या होता है देखो बच्चों कि जैसे अगर पेरेंट्स ने किसी एक बच्चे को ज्यादा सपोर्ट किया और आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको गुस्सा आता है? आता है ना? बोलो, सही बात है ना? और अगर दोनों को इक्वल प्यार मिले या इक्वल गुस्सा झेलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं ना? डांट आपको भी पड़ी और उसको भी पड़ी, तो ये सिस्टम स्टेबल होगा ना? बोलो, एक को डांट पड़ी और दूसरे को नहीं पड़ी तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ये बात नहीं। अब बताओ, अपन जैसे बाइक चला रहे हैं तो बच्चों बाइक के रियर साइड और फ्रंट साइड दोनों में इक्वल एयर प्रेशर होना चाहिए तो अच्छे से चलेगी बाइक आपकी। चलेगी क्या? बोलो। अब सोचो, एक में तो एयर प्रेशर अच्छा भला है और दूसरा टायर आपका पंचर पड़ा है, क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना? वही फोर व्हीलर की बात है। फोर व्हीलर में मान लीजिए तीन टायर में अच्छा एयर प्रेशर है, फोर्थ पंचर पड़ा है, क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना? समझ में आ गया? तो सिमेट्रिकल सिस्टम हमेशा और हमेशा स्टेबल होता है। आप सोचो, आपका एक कान तो ये दिख रहा है छोटा सा और एक कान हो जाए बड़ा सा नीचे लटकता हुआ, कैसा लगेगा? लगेगा ना? लगेगा? बोलो, है ना? कार्टून लगेगा? तो समझ में आएगा? तो बच्चों हमेशा सिमेट्रिकल सिस्टम अनसिमेट्रिकल सिस्टम से मोर स्टेबल होता है। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? तो अब देखो, सिमेट्रिकल सिस्टम ये लिखा दूंगा मैं, अनसिमेट्रिकल से ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड समझते हैं बच्चों, देखो सेकंड कंसेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड समझते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या होता है एक्सचेंज? एक्सचेंज सुना है? दीपावली के टाइम में होता है ना बच्चों कि आप अपनी पुरानी टीवी दे जाइए और नहीं ले जाइए, एक्सचेंज ऑफर होता है, आता है ना एक्सचेंज ऑफर, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? देखो मैं ऐसे बोलता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
ए अपनी पोजीशन कितनों के साथ चेंज कर सकता है? बोलो। बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, तीन के साथ कर सकता है? कर सकता है। अब बताओ बी वाला, बी वाला, बी वाला कितनों के साथ? बी वाला देखो दो के साथ। अब आप कहोगे ए वाला क्यों नहीं लिखा? इसे नहीं लिखा बच्चों, बी और ए ऑलरेडी अपन कंसीडर कर चुके हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अरे समझ में आया? देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, हम ऐसा कह रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ कर सकता है? तीन के साथ कर रहा है। अब देखो ये वाला इसके साथ और इसके साथ, आप कहोगे इसके साथ क्यों नहीं? तो ये तो बेटा अपन पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। ये समझ में आई क्या बात? समझ में आई सबको? अब बताओ अगर मैं बोलूं सी वाला बताओ, सी वाला किसके साथ? सिर्फ डी के साथ एक होगा। और डी वाला बताओ, डी वाला बताओ जीरो। तो बताओ कितने एक्सचेंज हुए? कितने हुए टोटल एक्सचेंज? 3 2 5 1 6 हुए। बोलो 6 एक्सचेंज हुए, है ना? अब देखो मैं इसको बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं। जो इलेक्ट्रॉन है ना उससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये है, इससे आगे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? ए से कितने इलेक्ट्रॉन आगे हैं? 3, तो पहले 3 आ गया। से कितने इलेक्ट्रॉन आगे हैं? 2। सी से कितने आगे हैं? 1। और डी से 0 आ गया। बोलो क्या ये समझ में आई? या ऐसे करो, देखो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं या जो सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हैं, कितने सिमिलर स्पिन वाले? 4 है ना? दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग कर लिया मैंने। अब देखो यहां बताओ कितने आएंगे? T5 में बताओ टोटल एक्सचेंज बोलो। 10 आ जाएंगे? टोटल एक्सचेंज 10 आ जाएंगे? आएंगे बच्चों? इसमें कितने आएंगे टोटल एक्सचेंज? देखो 4 3 2 1। देखो क्या किया मैंने, इससे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4, फिर इससे आगे 3, इससे आगे 2, इससे आगे 1 और इसके आगे कुछ नहीं है। क्या ये समझ में आया? क्या ये सबको क्लियर है? सबको? तो बताओ यहाँ एक्सचेंज कितने आए? टोटल एक्सचेंज कितने हुए? 10 हो गए। तो यहाँ कितने? 6। टोटल एक्सचेंज यहाँ ज्यादा है? बोलो। तो ये सिस्टम क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल हुआ। क्योंकि बेटा जितनी एनर्जी एक्सचेंज होगी वो एनर्जी उतनी फैलती है, और एनर्जी फैलेगी तो यूनिट एरिया की एनर्जी कम होती जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो सबको समझ में आया? अब देखो टोटल एक्सचेंज बच्चों, देखो टोटल एक्सचेंज अपन ऐसे निकाल सकते हैं n(n-1/2), इससे भी निकाल सकते हो, है ना? n(n-1/2), n है इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सिमिलर स्पिन। ठीक है, बताओ यहां सिमिलर स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्या करोगे बताओ? 4 × 3 12, 12/2 कितने आ गए? 6 आ गया। आ गया। क्या बताओ कितने हैं सिमिलर स्पिन वाले? 5।
क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, बोलो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है क्या? बोलो। देखो यहां n आ रहा है बच्चों 4, तो टोटल एक्सचेंज देखो 4, 4 माइनस 1/2 ये आ गया 6, और इधर देखो टोटल एक्सचेंज 6 इंटू 6 माइनस 1 10। अब देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे एनर्जी उतनी फैलेगी, एनर्जी यूनिट एरिया पर कम हो जाएगी। एनर्जी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। समझ में आया मामला? बोलो। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट करो बच्चों पहले इसको। हो गया बच्चों? हो गया? ध्यान रखना हमेशा हमेशा एक्सचेंज सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, अपवर्ड का अपवर्ड के साथ और डाउनवर्ड का डाउनवर्ड के साथ। मैंने क्या बोला सुन लो, स्पिन जिनका सिमिलर है उन्हीं के बीच में एक्सचेंज होगा। ठीक है ना? चलो तो ये बताओ, देखो D9 और D10, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? मैंने दो अलग अलग कलर से दिखा रहा है, एक को मैंने ब्लैक कलर से और एक को ब्लू से, है ना? तो अब बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ D9 और D10 कौन सा सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल बोलो। D10 है ना? तो देखो बच्चों ये तो है अनसिमेट्रिकल और ये है सिमेट्रिकल। ये तो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब बताओ टोटल एक्सचेंज बताओ, इसमें टोटल एक्सचेंज बताओ कितने आएंगे?
वेरी गुड महीर, बहुत बढ़िया बच्चे। वैभव, कुमुद, इसमें कितने आएंगे? 16। देखो 5 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं, है ना। इस तरह के देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, और इस तरह के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो। देखो ऐसे 5 दिख रहे हैं आपको, है क्या? तो इन 5 से कितने बनाएंगे? कितने एक्सचेंज बनेंगे? ये देखो अभी निकाला था, यहाँ 10 और ये 6, ओवरऑल 3 हो गए। अब देखो यहाँ पर ये भी 5, ठीक है, और ये भी 5, ये कितने हो गए टोटल आपके? 10 और 10, है ना। तो ओवरऑल कितने आ गए? 20। क्या सबको क्लियर है? देखो 5 अपवर्ड थे, 4 डाउनवर्ड थे। यहाँ 5 ही अपवर्ड है और 5 ही डाउनवर्ड है। समझ में आया? बोलो। सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब बताओ, एक वहां बताओ बच्चों, बताओ F7 F6 which will more stable? F7 ना, F7 ना। F में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? F में टोटल कितने आते हैं? 14। तो हाफ कितने हो गए? हाफ कितने हो गए? 7। तो हाफ फिल हो गया। अब बताओ 14 और 13, इसमें बोलो 14, ठीक है। अब बताओ अब बताओ इन दोनों में बताओ। वेरी गुड, ये वाला होगा F14 होगा। समझ में आया? पक्का? अब बताओ P3 P2, ठीक है। P6 P5 बताओ। P6 समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? तो अब एक काम करें, अब लिख ले। चलिए देखिए, ये हटा दूं, ये हटा दूं, देखो अपन ऐसा बोलेंगे, हाफ फिल्ड ऑब्लिक कंप्लीट फिल्ड orbitals are more stable due to number 1 symmetrical arrangement more number of exchange। बोलो क्लियर है? ये सबको क्लियर है?
यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा F7 और F13, F7 और F13 में से F7 स्टेबल होगा। F7 और F13 में से F7 ही होगा, है ना। बट ऐसा कंपैरिजन आएगा नहीं आपके, है ना। अच्छा, कल अपन ने कॉन्फ़िगरेशन कहां तक लिख लिए थे बताओ? कल हमने कॉन्फ़िगरेशन वैभव बेटा अभी बताया था ना, हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड में कंप्लीट फील्ड विल बी मोर स्टेबल, कंप्लीट फील्ड बी मोर स्टेबल, है ना। कल अपन ने 20 तक लिख लिया था, है ना। आज अपन आगे चलते हैं, अगले 10 एलिमेंट्स का लिखते हैं, ठीक है। चले तो देखो बच्चों, सुनो, ये हाफ फील्ड कंप्लीट फील्ड बहुत ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके आगे, है ना। अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, वो बहुत काम आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लेता हूं स्कैंडियम 21। तो स्कैंडियम का लिखना शुरू करें। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद आया था 3d। आया, बोलो, आप उस ऑर्डर में देखें, बोलो, समझ में आ गया? अब देखिए, यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो है ऑर्गन का 4s2 3d1, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बताओ, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम की बात करें तो बताओ क्या होगा? ये चलेगा 3d2, वेनेडियम, बोलो 3d3। अब देखो क्रोमियम की बात करें 3d4 आना चाहिए, है ना। बट देखो बच्चों सुनो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नहीं आता। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो ध्यान दीजिए, होता है क्या? देखो बच्चों, ये क्या है अभी 3d4 है और ये 4s2 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, इससे फायदा क्या होगा बताओ? इससे फायदा क्या होगा? स्टेबल हाफ फील्ड हो जाएगा क्या? स्टेबल हाफ फील्ड हो जाएगा क्या? बोलो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 3d5। क्या ये सही है? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड विल बी मोर स्टेबल, है ना। एस अनस्टेबल कहां हुआ? एस विद हाफ फील्ड ही है, S1 है ना। क्या दिक्कत है बेटा? अगर ऐसा नहीं करोगे तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हर सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, ठीक है। अब देखो मैग्नीज का, देखो क्या आ जाएगा 4s2 3d5, ठीक है। Fe का हो जाएगा 4s2 3d6। कोबाल्ट का हो जाएगा 4s2 3d7। निकल का हो जाएगा 4s2
3d8, ऊपर का हो जाएगा 4s2 3d9। क्या कॉपर का ये होगा? क्या कॉपर का ये नहीं होगा? तो क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करे यहां से यहां, क्या बन जाएगा? देखो इसका बनेगा 4s1 3d10 बनेगा 4s1 3d10। तो ये क्या हुआ बताओ? ये क्या हो गया? कंप्लीट फिल हो गया ना? हो गया। देखो बच्चों, एस में हाफ फिल्ड या कंप्लीट फिल्ड हमेशा वही रहेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। तो एस में इसका कोई रोल ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए कि या तो वो हाफ फिल्ड रहेगा या वो कंप्लीट फिल्ड। तो एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो, अब बताओ। जिंक 30 क्या हो जाएगा? 4s2 3d। क्या ये सबको क्लियर है? लोचन एक बार बेटा 30 तक अपन करते, 30 से आगे वाले सारे मैं पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएंगे, घबराओ मत, सारे आएंगे आपको, एक भी नहीं छूटेगा आपसे, है ना? एक बार 30 तक तैयार करो आप। लिखा सबने? सबने लिख लिया? तो क्रोमियम का मतलब समझ में आ गया? क्रोमियम में क्या है? हाफ फील्ड का फंडा, और कॉपर में क्या है? कंप्लीट फील्ड का फंडा। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए इन कॉन्फ़िगरेशन को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो सुनो, मैं एक काम करता हूं, एफ का लिख के बताता हूं। देखो ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बोलो। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ये चलता गया, 3d को आप इधर लिख लो 3d6 4s2, 3d को इधर लाके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सुनो, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1s2 2s2 p6, भाई ये दोनों में 2 2 है ना, कॉमन ले लिया। अब 3 में देखो s2 p6 d6 और 4 s2, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ये समझ में आई बात? बोलो। अब देखिए फिर क्या कहेंगे, देखिए ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऑर्गन आपका, बोलो क्या, 3d6 4s2, 3d6 4s2, समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, एक आपको एक फंडा बताता हूं, उस फंडे को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। देखो क्या है, सुनो, ये 21 से लेकर 30 तक जो हमने लिखा ना, इसमें ध्यान देना क्या है। इसमें देखो
अपन किन किन को छोड़ देते हैं इसमें, क्रोमियम को, कॉपर को और जिंक को। बाकी देखो क्या है, जैसे नंबर लिखा है 21, तो इसमें देखो क्या है बच्चों, जो पहला डिजिट है ना वो तो 4s के इलेक्ट्रॉन है, और जो बाद वाला डिजिट है ना वो d के इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? 21 में पहला डिजिट 2 है तो 4s 3d1। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज किसी का एटॉमिक नंबर 27 है, तो बताओ 4s में कितने, 2, और 3d में क्या 7 आ जाएंगे। समझ में आया मामला? किसी का मान लीजिए 26 है, अब बताओ 26 पे बोलो 4s2 3d6। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने आपको इतना बता दिया